गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका लेसन आज हम पढ़ेंगे जीवित समय या मृत समय। वीवर सन्स टेम्प्स मोट, समय बर्बाद किए बिना जियो। दूसरे शब्दों में, हर किसी को समय की बर्बादी से बचना चाहिए और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। पेरिसियन पॉलिटिकल स्लोगन। मैल्कम एक्स एक अपराधी था। उस समय वह जो आज का मैल्कम एक्स नहीं था। उस समय उसे डेट्रॉयट रेड कहा जाता था और वह एक अपराधी था, एक अवसरवादी जो कमोबेश सब कुछ कर सकता था। उसने अवैध लॉटरी चलाने का काम किया, वह ड्रग्स बेचता था, वह लड़कियों की दलाली का काम करता था। इसके बाद वह सशस्त्र डकैती की ओर बढ़ गया। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला उसका अपना गिरोह था, जिस पर शासन करने के लिए वह डराने धमकाने की तरकीब से काम करता था। वह बिना डरे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। लोगों को डराने के लिए वह इस बात का फ़ायदा उठाता था कि वह मारने या मरने से नहीं डरता था। फिर आखिरकार वह एक महंगी घड़ी को चुराकर भागते हुए तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वह तारों की बाड़ को फांदने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस समय उसके पास एक बंदूक थी, लेकिन उस चोरी का श्रेय लेने के लिए उसने उन अधिकारियों से लड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिन्होंने उसे पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके अपार्टमेंट में पुलिस को गहने, दुर्लभ जानवरों की कीमती खाल, बंदूकों का एक जखीरा और चोरी किए गए बहुत से बेशकीमती सामान मिले। फरवरी 1946 में जब उसे 10 साल की सजा हुई, तब वह बमुश्किल 21 साल का था। हालांकि उस समय की अमेरिकी न्याय प्रणाली में नस्लीय पूर्वाग्रह और सुनियोजित कानूनी अन्याय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु इन सभी संभावनाओं के बावजूद मैल्कम एक्स दोषी था और वह जेल जाने के लायक था। कौन जानता है कि यदि वह पकड़ा नहीं गया होता तो अपराध की दुनिया में इसी तरह वह आगे बढ़ता रहता, तो उसने न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होता या मार दिया होता। जब आपके कुकर्म आपको एक लंबी सजा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं, सही तरह से सुनवाई की जाती है और आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, कुछ बहुत गलत हुआ है। ना सिर्फ आपने अपने आप को असफलता के गर्त में पहुंचा दिया है, बल्कि आप समाज और नैतिकता के बुनियादी मानकों के पालन में भी विफल रहे हैं। मैल्कम के साथ भी यही हुआ था। अतः वह अब कैदखाने में पहुंच चुका था। अब वह एक संख्या बनकर रह गया था, एक शरीर जिसे लगभग एक दशक के लिए पिंजरेनुमा जेल की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया था। अब उसने उस स्थिति का सामना किया जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने जीवित समय या मृत समय परिदृश्य कहा था। रॉबर्ट ग्रीन वह आदमी था जिसकी बेहद लोकप्रिय किताबों को कई संघीय जेलों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। आखिरकार मैल्कम के अगले 7 साल कैसे निकलने वाले थे? मैल्कम कैदखाने में अपने समय के साथ क्या करने वाला था? रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमारे जीवन में 2 प्रकार के समय होते हैं। मृत समय, जब लोग निष्क्रिय और प्रतीक्षारत होते हैं, और जीवित समय, जब लोग सीख रहे होते हैं और कुछ कार्य कर रहे होते हैं और हर सेकंड का सदुपयोग कर रहे होते हैं। असफलता का हर पल, हर क्षण या स्थिति जिसे हमने जानबूझकर नहीं चुना है या नियंत्रित नहीं किया है, हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत करता है। जीवित समय और मृत समय में से एक को चुनने का विकल्प। यह कौन सा विकल्प होगा जिसे चुना जाएगा? मैल्कम ने जीवित समय का चुनाव किया। उसने सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने धर्म के विषय में उपलब्ध ज्ञान की पड़ताल की। उसने जेल की लाइब्रेरी से एक पेंसिल और डिक्शनरी लेकर शुरुआत की। उसने खुद को विद्यार्थी बनना सिखाया और उसने पुस्तकों का न केवल शुरू से अंत तक अध्ययन किया, बल्कि फ्रंट कवर से बैक कवर तक उनके एक एक वाक्य की नकल भी तैयार की। उन पुस्तकों के वे सभी शब्द जिन्हें वह पहले बिल्कुल नहीं जानता था, उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित होकर उसका स्थायी हिस्सा बन गए थे। जैसा कि उसने बाद में कहा, तब से लेकर जब तक मैंने उस जेल को नहीं छोड़ा, हर खाली पल में, अगर मैं पुस्तकालय में नहीं पढ़ रहा था तो मैं अपने बिस्तर पर पढ़ रहा था। जेल में बिताए गए एक एक पल को उसने व्यक्तिगत विकास और सीखने की अवधि में बदल दिया। उसने इतिहास पढ़ा, उसने समाजशास्त्र पढ़ा, उसने धर्म के बारे में पढ़ा, उसने क्लासिक पुस्तकें पढ़ी, उसने कांट और
स्पिनोजा जैसे दार्शनिकों को पढ़ा। बाद में एक रिपोर्टर ने मैल्कम से पूछा, आपका अल्मा मैटर क्या है? उसने एक शब्द में जवाब दिया, किताबें। वह कारावास अब उसका कॉलेज बन चुका था। वह अपने द्वारा पढ़े गए पृष्ठों से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से अपने कारावास की सीमाओं को पार कर चुका था। वह अपनी पढ़ाई में इतना डूब गया था कि महीनों बीत जाने के बाद भी उसे पता ही नहीं चला कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ हिरासत में रखा जा रहा था। जेल में बंद होने के बावजूद उसे एक ऐसी आज़ादी का एहसास हुआ जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैल्कम एक्स ने जेल से बाहर आने के बाद क्या किया, लेकिन उन्हें ये एहसास या समझ नहीं है कि जेल ने इसे कैसे संभव बनाया, कैसे स्वीकृति, विनम्रता और शक्ति के मिश्रण ने परिवर्तन को घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि यह इतिहास में कितना सामान्य है। कितने लोगों ने जेल की सज़ा, निर्वासन, बाजार की भयंकर गिरावट या महामंदी, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन, यहाँ तक कि एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिए जाने जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को लिया और अपने रवैये और दृष्टिकोण के द्वारा उन विकट परिस्थितियों को अपनी अद्वितीय महानता के लिए ईंधन में बदल दिया। जब 1812 के युद्ध में कैदियों की अदला बदली के दौरान फ्रांसिस स्कॉट को एक जहाज पर कैद कर लिया गया था, तब उन्होंने उन विकट परिस्थितियों में एक कविता की रचना की जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रगान बन गई। इसी तरह विक्टर फ्रैंकल ने 3 नाजी कंसंट्रेशन कैंपों में अपनी कड़ी परीक्षा के दौरान अर्थ और पीड़ा के अपने मनोविज्ञान को परिष्कृत किया। ऐसा नहीं है कि यह अवसर हमेशा ऐसे गंभीर ऐसे गंभीर परिस्थितियों में ही आते हैं। लेखक इयान फ्लेमिंग अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे और डॉक्टरों के आदेशानुसार उन्हें टाइपराइटर का उपयोग करने से मना किया गया था। डॉक्टरों को चिंता थी कि इयान फ्लेमिंग एक और जेम्स बॉन्ड उपन्यास लिखने में बहुत अधिक शारीरिक प्रयास करेंगे और उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इसके बजाय चिट्ठी बैंग बैंग के को हाथ से ही लिख डाला। जंग लगी कील पर पैर रख देने के बाद वॉल्ट डिज्नी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसी दौरान बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्होंने एक कार्टूनिस्ट बनने का फैसला किया। हाँ, प्रतिकूलता या अन्याय के समय क्रोधित होने, व्यथित होने, उदास होने या दिल टूटने जैसी चीज़ों के प्रति झुकाव रखना हमें बहुत अच्छा लगता है। जब किसी पर अन्याय या भाग्य की मनमर्जी थोपी जाती है तो चिल्लाना, वापस लड़ना, विरोध करना सामान्य प्रतिक्रिया होती है। आप इस तरह की भावनाओं से परिचित हैं। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मैं चीज़ों को अपने तरीके से घटित होते हुए देखना चाहता हूँ। इस तरह की प्रतिक्रिया अदूरदर्शी है। दूसरे शब्दों में, प्रतिकूलता या अन्याय का सामना करने पर क्रोध, आक्रामकता या निराशा के साथ प्रतिक्रिया करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया अदूरदर्शी होती है। उन कार्यों पर विचार करें जिनसे आप बचते रहे हैं और जिन समस्याओं को आप नज़रअंदाज करते रहे हैं, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें संभालना बहुत जटिल लगता है। हमारा मृत समय जब फिर से जीवित समय में परिवर्तित हो जाता है, तब हम इसे उस कार्य को करने के अवसर के रूप में उपयोग करने लगते हैं जिसे निष्पादित करने की हमें लंबे समय से आवश्यकता थी। जैसा कि वे कहते हैं, यह क्षण आपका संपूर्ण जीवन नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? मैल्कम आपराधिक गतिविधियों की उस दलदल में और ज़्यादा धंस सकता था जिसने उसे जेल पहुंचाया था। हालांकि मृत समय जो अनुत्पादक और व्यर्थ समय होता है, वह केवल आलस्य या प्रयास की कमी के कारण मृत या अनुत्पादक नहीं होता है। मैल्कम अपने कारावास के उन वर्षों को अपने आपराधिक कौशल को सुधारने, अन्य अपराधियों के साथ संबंध बनाने या भविष्य के अपराधियों की योजना बनाने में बिता सकता था, लेकिन यह अभी भी मृत समय होता। हो सकता है कि इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हुए वह अपने इस समय को जीवित या उत्पादक समय के रूप में देख रहा हो। इसके बावजूद वह धीरे धीरे खुद को मार रहा होता, अपने समय को बर्बाद कर रहा होता। जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, जेलों ने कई गंभीर विचारक पैदा किए हैं जहां हमारे पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं होता है। फिर भी दुख की बात है कि जेलों ने सभी लोगों की अपेक्षा पतित, हारे हुए, अनुशासनहीन और आलसी लोग ही अधिक पैदा किए हैं। कैदियों के पास सोचने के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। यह इतना ज़्यादा होता है कि जिस बारे में वे सोचना चुनते हैं वह उन्हें और ज़्यादा बदतर बना देता है, न कि बेहतर।
जब हम असफल होते हैं या खुद को परेशानी में पाते हैं तो हम में से बहुत से लोग यही करते हैं। हम अपने आप को परखने में नाकाम हो जाते हैं और हम अपनी ऊर्जा को ठीक उन्हीं व्यवहारों और गतिविधियों में बर्बाद करने लगते हैं जिनके कारण हमारी समस्याएं शुरू हुई थी। ये व्यवहार कई रूपों में प्रकट होते हैं। हम इन चीज़ों में अक्सर तब फंसते हैं जब हम भविष्य के दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं, जब हम बदला लेने की योजना बना रहे होते हैं, समस्याओं का सामना करने से बचने के प्रयास में विकर्षणों में फंस जाते हैं और इस धारणा को अस्वीकार कर देते हैं कि हमारी पसंद हमारे वास्तविक स्वरूप का संकेत है। हम अक्सर आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के अलावा हर चीज़ चुनने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन तब क्या होता जब हम खुद से कहते हैं ये परिस्थिति मेरे लिए एक अवसर है, मैं इसे अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए उपयोग करूंगा। मैं इस समय को मेरे लिए मृत समय नहीं बनने दूंगा। मृत समय वह था जब हम अपने ईगो या अहंकार द्वारा नियंत्रित थे, किंतु अब हम सही अर्थों में जी सकते हैं और अपने समय का सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। कौन जानता है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? उम्मीद है कि इस समय जेल में सजा नहीं काट रहे। भले ही आप इसी तरह महसूस कर रहे हो सकता है कि आप हाई स्कूल की अपनी किसी विषय की विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने के लिए एक अतिरिक्त कक्षा में बैठे हो सकता है कि आप फ़ोन पर किसी से बात करने के लिए इंतजार कर रहे हो सकता है कि आप एक अलगाव के दौर से गुजर रहे हो सकता है कि आप पैसे बचाने के लिए पेय मिला रहे हो सकता है कि आप किसी अनुबंध काल को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है कि यह स्थिति पूरी तरह से आपकी खुद के कर्मों की देन हो या शायद सिर्फ दुर्भाग्य के कारण उत्पन्न हुई हो। जीवन में हम सभी मृत समय या मुश्किल परिस्थितियों में फंस सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में फंसना या नहीं फंसना हमारे नियंत्रण में नहीं है, हालांकि हमारे इस पर नियंत्रण है कि हम इस मुश्किल समय का उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि बुकर टी वॉशिंगटन ने अपनी एक प्रसिद्ध पंक्ति में कहा है, अपनी बाल्टी को वही भर लो जहां तुम हो। आपके आसपास जो कुछ भी मौजूद है उसका सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करें। अपने जिद्दीपन या ईगो को खराब स्थिति को और ज़्यादा खराब करने की अनुमति न दें। दूसरे शब्दों में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखें और आपके पास जो भी संसाधन मौजूद है उनका अधिकतम लाभ उठाएं। अनुकूलन या परिवर्तन से इनकार करके चीज़ों को बद से बदतर ना करें।